सौम्या अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी, तभी फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने अपने कपड़ों से ही हाथ साफ करते हुए तेज कदमों से किचन से बाहर आई। तब तक गिरधारी काका फ़ोन उठा चुके थे। सौम्या, काका अगर स्कूल से है तो कह दो, मैं थोड़ी देर में बस पहुंच रही हूँ। गिरधारी काका, बिटिया बड़े साहब का फ़ोन है, तुम्हें बुला रहे हैं। ये हिमांशु भी ना वक्त देखते नहीं, जब दिल आता है फ़ोन कर लेते हैं। कितनी बार कहा है सुबह के टाइम मत किया करो, पर समझे तब ना। खुद में बड़बड़ाते हुए सौम्या फ़ोन की तरफ लपकी। हाय हिमांशु, बोलो। सौम्या जल्दी में बोली। हिमांशु, यार पति हूँ तुम्हारा, कुछ तो इज्जत दे दो इस नाचीज को। सौम्या, हिमांशु मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह कॉल मत किया करो, पर आपको तो मज़ा आता है ना वही करने में जिसके लिए मैं मना करती हूँ। ऑफिस को लेट हो जाऊँगी, प्लीज़ जल्दी बोलो। हिमांशु, तुमने व्हाट्सएप डाउनलोड किया? सौम्या, नहीं हिमांशु, मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। हिमांशु, बेटा कब तक उससे भागोगी, कभी तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। सौम्या, इस वक्त तुमने फ़ोन मुझे यही ज्ञान देने को किया है क्या, या कोई और भी काम है? हिमांशु, नहीं सुधरोगी। अच्छा सुनो, मैंने काका के फ़ोन में कुछ भेजा है, उसे देखकर बताओ कैसा है। सौम्या ने बात करते करते गिरधारी से उसका फ़ोन लिया और उसमें व्हाट्सएप खोलकर देखा। एकदम चहक उठी, ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ले लिया तुमने? उसमें एक नेकलेस की फ़ोटो देखकर सौम्या ने पूछा। हिमांशु, मैं अभी पीछे जब बेंगलोर गया था तब तुम्हारे लिए ऑर्डर करके आया था, आज उसने डिलीवरी कर दी है, मैं जब आऊँगा तब लेता आऊँगा। सौम्या, कब आ रहे हैं? हिमांशु, पता नहीं, पर प्रॉमिस जल्दी आऊँगा। सौम्या, मुझे नहीं चाहिए, आप वापस कर दो, तुम्हें तो ये बहुत सुंदर लगा था, अब तुम लेने से मना कर रही हो, क्या हो गया बताओगी? हिमांशु ने पूछा। सौम्या आंखों में आई पानी की बूंदों को छिपाती हुई, इन सब चीज़ों से तुम अपनी कमी को पूरा नहीं कर सकते। अपनी नौकरी वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर यहाँ आ जाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो रखती हूँ। हिमांशु उधर से बोलता रहा, पर सौम्या फ़ोन रख दिया। जब देखो ट्रांसफ़र लेकर आ जाओ, ट्रांसफ़र लेकर आ जाओ कि रट लगाए रहती है। आसान होता है क्या? मैं 5 साल से यहाँ चेन्नई में धक्के खा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता क्या परिवार के साथ रहने का? हिमांशु भी अपने आप में बड़बड़ करता हुआ बैग उठाकर ऑफिस को निकल पड़ा। सौम्या वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 9 बजने वाले थे, अब उसके ऑफिस जाने का मतलब तो था नहीं। उसने टेक्स्ट मैसेज करके ऑफिस हाफ डे आने का बता दिया। गिरधारी रसोई में जाकर उसके लिए चाय बनाने लगा। गिरधारी सौम्या के परिवार का एक हिस्सा था। हिमांशु जब 10 साल का था तब से गिरधारी उनके यहाँ काम कर रहा था। उम्र कोई 52 साल से ज़्यादा होगी, पर शरीर दरमियाना था, सो इतनी उम्र नहीं लगती थी। चुस्सी बहुत थी, सो सारा काम भाग भाग कर करता था। गिरधारी ने उसके सामने लाकर चाय रखी, वो चाय पीने लगी। चाय पीते पीते ही उसे कुर्सी पर पीछे सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। गिरधारी उसके सामने बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिटिया हमारी भौजी की तबीयत खराब है, हम सोचे थे बड़े साहब के आने के बाद गाँव जाएंगे, पर साहब तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो क्यों ना हम अपनी भौजी को देख आएं। कब और कितने दिन के लिए जाओगे काका? वैसे ही आंखें बंद किए सौम्या ने पूछा। गिरधारी, आज मंगल है, कल निकल जाए क्या? 2-3 दिन में इतवार तक लौट आएंगे। सौम्या, ठीक है काका, आप कल चले जाना। गिरधारी, तो आप अकेले कैसे रहोगी, यहाँ संभाल लोगी? सौम्या, हो जाएगा, आप चिंता मत करो काका, कहकर सौम्या बाकी बची चाय पीने लगी। सौम्या जैसा नाम वैसा ही स्वरूप, एकदम शांत और शालीन सी। हमेशा उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान रहती थी, जो किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। उसकी उम्र 35 के आसपास थी। 5 फुट 3 इंच हाइट, छरारा बदन, मीडियम आँखें, भरी पलकें, पर उनमें सलीके से लगा लाइनर, राइट गाल पर एक प्यारा सा तिल, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, गालों पर हंसते हुए पड़ता डिम्पल अच्छों अच्छों को दीवाना बनाकर रख दे। गिरधारी काका ने उसको एक नज़र देखा। वो कप हाथ में लिए अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। उसे वैसे बैठे देख उन्होंने चुपचाप बैग उठाया, दरवाज़ा बंद किया और सब्जी लेने चले गए। सौम्या अपने ही ख्यालों में डूबी आज से 5 साल पहले की अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जब सौम्या की ज़िंदगी एकदम गुमनाम सी चल रही थी। हिमांशु का सारा टाइम ऑफिस में निकलता था, बच्चे दोनों हॉस्टल में थे और सौम्या सारा दिन अकेले घर में पड़ी पड़ी बस टीवी देखती रहती, ना कहीं बाहर जाती, ना किसी से मिलती। उसने खुद को उसे एक कमरे में समेट कर रख लिया था। घर के काम के लिए गिरधारी थे। एक दिन उसकी एक कॉलेज फ्रेंड रितिका उससे मिलने आई। उसकी हालत देखकर रितिका बहुत परेशान हो उठी। उसने उसे बहुत समझाया और बाहर निकलने के लिए कहा।
उसे अपने साथ अपने स्कूल के अकाउंट सेक्शन में जॉब दिलवा दी। पहले दिन सौम्या रितिका के साथ स्कूल पहुंची। उसका रौब देखते ही बनता था। उसने लीलन की साड़ी पहनी हुई थी, लंबे बालों को इकट्ठा करके ऊपर बन बनाया हुआ था। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। 2-4 दिन तो उसे खुद को लोगों के बीच एडजस्ट होने में लगे, क्योंकि उसे ऐसे नज़रों की आदत नहीं थी। जब से शादी हुई थी तब से उसने खुद को भी घर में समेट लिया था, पर उसे धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढाल लिया। तब की सौम्या में और अब की सौम्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब वो जहाँ से भी निकलती थी माहौल खुशनुमा हो जाता था। उसकी खनकती हंसी से सबके चेहरों पर स्माइल आ जाती थी। काका ने वापस आकर देखा, सौम्या अभी भी वहीं उसी कुर्सी पर बैठी अपनी यादों में खोई हुई थी। गिरधारी, क्या बात है बिटिया, स्कूल नहीं जाओगी क्या? उनकी आवाज़ सुनकर सौम्या अपनी यादों की बस्ती से वापस आई और बोली, बस जा रही हूँ काका, कहकर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। 10:30 बजने को थे तो जल्दी जल्दी तैयार होकर पर्स उठाया और चली गई। गिरधारी पता नहीं अकेले में बैठी बैठी क्या सोचती रहती है। साहब भी यहाँ आते नहीं हैं, क्या होगा इसका? काका भी बड़बड़ाते हुए सब्जियाँ धोकर फ्रिज में लगाने लगे। अगले दिन सुबह काका सौम्या को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे, पर सौम्या ने बहुत कहा। तब काका अपने गांव जाने के लिए निकल गए। सौम्या भी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, तभी डोरबेल बजी। उसने मुंह उठाकर देखा, घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। इस टाइम कौन आया होगा, कहकर डोर की तरफ तेज कदमों में बढ़ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सौम्या सामने खड़े शख्स को देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अपनी शर्ट की बाजू से उसने पसीना पोंछा। आप? सामने गेट पर खड़ा शख्स मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। बिना कुछ बोले एक बुके और केक उसकी तरफ बढ़ा देता है। हैप्पी लव एनिवर्सरी माय लव, कहकर उसके फॉर हैंड पर किस करता है। सौम्या के दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई और वो डर के मारे कांपने लगी। इससे पहले सौम्या कुछ समझ या बोल पाती, वो तेजी कदमों से चलता हुआ मेन गेट से बाहर चला जाता है। वो वही गुमसुम सी खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है। सौम्या, क्या हुआ तुझे? रितिका ने उसे वैसे गुमसुम दरवाजे पर खड़ा देखकर हिलाते हुए पूछा। उसके हाथ से बुके छूटकर नीचे गिर गया। केक भी गिरने वाला ही था कि रितिका ने पकड़ लिया। रितिका, तो ऐसे दरवाजे पर पूरा दरवाज़ा खोलकर क्यों खड़ी थी और स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? सौम्या ने मुंह उठाकर रितिका की तरफ देखा और उसका हाथ थामते हुए कांपती आवाज़ में बोली, रितिका, वो आज फिर आया था। रितिका, अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें वही देकर गया है? सौम्या, हाँ, उसने दी ही है, साथ ही मुझे लव एनिवर्सरी विश की है। रितिका, लव एनिवर्सरी? पर क्यों? सौम्या, मुझे नहीं पता रितु। रितिका, सौम्या, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, मतलब उसका चेहरा, उसका बोलना, कुछ तो तुम्हें जाना पहचाना लगता होगा। सौम्या, नहीं यार, चल कोई बात नहीं, तू अंदर चल, कहकर रितिका उसे अंदर लेकर आई। सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रख दिया और उसे आराम से बेड पर बैठाया। उसकी हालत देखकर रितिका ने स्कूल में फ़ोन करके उन दोनों का हाफ डे आने को कह दिया और बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय बनाते हुए भी बीच बीच में लगातार उससे बातें करती रही ताकि उसका दिमाग उस तरफ ना जाए। कौन है? वो लगातार सौम्या के दिमाग में यही दौड़ रहा था और उधर रितिका भी उसे लेकर कंफ्यूज थी, क्योंकि सौम्या हमेशा उसी के साथ स्कूल आती जाती थी और उसके अलावा सौम्या का कहीं भी आना जाना नहीं था। सौम्या के सारे दोस्तों को रितिका भी जानती थी। स्कूल भी एक होने के कारण स्कूल में भी वो सबको जानती थी, इसलिए उसके दिमाग में भी उधड़ बुन चल रही थी। ना उसे समझ में आ रहा था और ना ही सौम्या को। दोनों अपनी अपनी जगह अपने ख्यालों में गुम थी। जैसे ही रितिका ने चाय की ट्रे लाकर बेड पर रखी, उसे देखा सौम्या बेड पर बैठी एक टक दीवार को देखे जा रही थी और उसका हाथ उसके माथे पर था। सौम्या, क्या सोच रही हो तुम? कहकर जैसे ही उसे सौम्या को हिलाया, वो एकदम कांप गई। अरे घबरा मत, मैं हूँ यहाँ पर, रितिका बोली। चल चाय पी। सौम्या, मुझे समझ नहीं आ रहा रितिका कि वो कौन है और क्या चाहता है मुझसे। अगर वो लव एनिवर्सरी विश करके गया है तो इसका मतलब 1 साल हो गया उसे मुझे स्टॉक करते हुए, पर मैं उसे नहीं जानती, तो लव एनिवर्सरी कैसे? रितिका, तू टेंशन मत ले, हम देखते हैं, हिमांशु से बात करके देखते हैं। सौम्या, कोई फ़ायदा नहीं, वो उल्टा मेरी ही गलती निकालेंगे। रितिका, कोई ना, चल मैं आज ही राहुल से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगा, कहकर वो सौम्या को सांत्वना देने लगी और चाय का कप उठाकर सौम्या के हाथ में पकड़ाया। काका को भी आज ही जाना था, रितिका बोली। सौम्या, हाँ, बहुत दिन से कह रहे थे जाने के लिए, मैंने उन्हें जाने को कहा।
रितिका, कब आएंगे वो? सौम्या, संडे तक। रितिका, कोई बात नहीं, तू चाय पी और उठ कर रेडी हो, स्कूल चलते हैं, तेरा दिल भी दूसरी तरफ हो जाएगा। सौम्या ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ दिल्ली से हटकर गुरुग्राम में एक बहुत बड़े बंगले के पोर्चे में एक बड़ी सी काले रंग की ऑडी जाकर रुकती है। उसमें से निकलकर वो शख्स सीधा ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। सिगरेट जलाकर मुंह में रख लेता है। अपना फ़ोन की गैलरी खोलता है जिससे सौम्या की एक नहीं, दो नहीं, 1000 फ़ोटो अलग अलग पोज और फेज में थी। एक एक फ़ोटो को खोलता है और किस करके एनिवर्सरी विश करता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी दीवानगी देखते ही बन रही थी। तभी उसका दोस्त विश्वदेव ऑफिस में आता है और उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा उठता है। धीरे से उसके पास जाकर कहता है, सुवन प्रताप शर्मा, कब तक अपने दिल की बात ऐसे ही जाहिर करते रहोगे? जाकर कह क्यों नहीं देते सौम्या से? सुवन एक स्माइल के साथ उठकर बिना कुछ बोले विश्वदेव को गले से लगा लेता है। सुवन हंसते हुए विश्वदेव को गले से लगा लेता है और कहता है, बस कुछ दिन और, फिर मैं अपने दिल की बात सौम्या के सामने रख दूंगा, पर डरता हूँ कहीं वो मना ना करती। विश्वदेव बिना उसकी बात का जवाब दिए सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और बोलता है, सुवन, जो भी करना सोच समझ कर करना, उसका भी परिवार है। सुवन, हाँ। सुवन अपना फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन मिलाता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन सेट कर फ़ोन रख देता है। सुवन 42 वर्ष, दिखने में डैशिंग, स्मार्ट और गुड लुकिंग बिजनेसमैन है। इतनी उम्र के बावजूद उसके एब्स और खिंची हुई बॉडी किसी को भी दीवाना बना जाती है। बड़ी बड़ी आंखें खुद में ही बोलती हैं। साफ रंग, घुंघराले बाल, भरी हुई मूछें, हल्की हल्की दाढ़ी, गोल चेहरा, उस पर कातिल स्माइल, जो भी देखे दोबारा ज़रूर देखना चाहेगा। गुरुग्राम में उनकी अपनी कोठी है जो उनके पूर्वजों ने बनवाई थी, जिसमें वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जिसमें सब है, पर सब नाम के, जिनको उनसे कम और उनकी दौलत से ज़्यादा प्यार है। सबसे करीब उनके सिर्फ एक उनका दोस्त विश्वदेव है, जिससे वो अपना सारा दिल खोल देता था। उधर सौम्या अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसके पास पियोन आता है और उसे मैसेज देता है कि उनको प्रिंसिपल ने बुलाया है। सौम्या अपना फ़ोन उठाकर ऑफिस की तरफ चल देती है। वो फ़ोन में देखती जा रही होती है, तभी सामने से आती हुई अंजलि से टकरा जाती है। बिना उसकी ओर देखे सॉरी कहकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। सौम्या, मैं आई कम इन सर? दरवाज़ा नॉक करके पूछती है। प्रिंसिपल, यस यस मिसेस सौम्या, अंदर आइए। सौम्या, जी सर, आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल, हाँ सौम्या, 4 हफ्ते यानी 1 महीने बाद हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है। उस फंक्शन की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। उसमें हमारे खास चीफ गेस्ट आएंगे, जिसको इनवाइट करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल इनविटेशन बनाना है, जिसका फॉर्मेट मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम आरती मैडम की हेल्प से उसे रेडी कर लेना। बाकी की डिटेल भी आरती मैडम आपको दे देंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा तुम्हारी तरफ से कोई चूक ना होने पाए। वो हमारे स्कूल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहिए कि हमारे स्कूल की फाउंडेशन उनको पेरेंट्स ने ही रखी थी। होप यू विल अंडरस्टैंड। सौम्या, ओके सर, आई टू माई बेस्ट कहकर सौम्या ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर उसे अंजलि मिल गई। उसे देखते ही अंजलि बोली, यार सौम्या, तुम आगे पीछे देख कर नहीं चलती हो, अभी गिर जाती मुझसे टकरा कर। सौम्या, सॉरी यार अंजलि, मैं अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें के बाद अंजलि बोली, अंजलि एक बात और बता, तुमने अभी तक स्कूल का ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं किया? सौम्या, क्या स्कूल का कोई ग्रुप भी है? मुझे पता नहीं था, अभी ज्वाइन कर लेती हूँ कहकर उसने व्हाट्सएप खोला और ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में सारे स्कूल के टीचर्स हैं। अंजलि हंसती हुई चली जाती है और सौम्या भी अपने डिपार्टमेंट में चली गई। वहाँ जाकर उसने रितिका को ग्रुप के बारे में बताया। रितिका पहले ही ज्वाइन कर चुकी थी। शाम होते होते बालकनी में चाय का कप लेकर आ बैठी। जैसे ही उसने व्हाट्सएप खोला, उसके स्कूल वाले ग्रुप में चिट चैट चल रही थी। उसने भी जाकर वहाँ उन सबको ज्वाइन किया। वहीं पर मिश्रा सर थे। वो पूरे जोश में सब टीचर्स की लेग पुलिंग कर रहे थे और सब उसको एंजॉय भी कर रहे थे। उसमें बात करते करते सौम्या कब उनके साथ होली पता ही नहीं चला। 2 घंटे बीत गए। खाना खाकर समय सोने के लिए चली, तभी उसने देखा कि मिस्टर मिश्रा सर ने उन्हें एक दूसरे ग्रुप में भी ऐड किया है। उसने मिश्रा जी से पूछा, मिश्रा जी, क्या मैं इस ग्रुप में किसी को जानती हूँ? मिश्रा जी, जी बहुत सारे हमारे ही स्कूल के टीचर हैं और कुछ बाहर के सब लोग भी हैं। आप फिक्र ना करें, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप रिमूव हो जाना। ओके,
कहकर सौम्या ने फ़ोन रख दिया। आशुतोष मिश्रा जी वैसे तो स्कूल में योगा और स्पोर्ट्स टीचर थे, पर एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक भी थे। एकदम फिट और हंसमुख, कभी भी उनके चेहरे पर सिकन या गुस्सा नहीं देखा था। ये स्कूल ग्रुप भी उन्होंने ही बनाया था और दूसरा ग्रुप भी। सुबह रोज के काम निपटाकर सौम्या स्कूल को निकल गई। जाने से पहले उसने वो बुके और केक कूड़े वाले को दे दिया। वहाँ आज उसे 2 बज गए थे। इनविटेशन कार्ड पर आरती मैम के साथ काम करते करते। आरती IT डिपार्टमेंट में थी और उसे कंप्यूटर एप्लीकेशन की काफ़ी नॉलेज थी। सौम्या की इंग्लिश पर अच्छी पकड़ थी। दोनों ने मिलकर एक इम्प्रेसिव कार्ड रेडी किया और उसका प्रिंट निकालकर प्रिंसिपल के पास अप्रूवल को भेज दिया और अपना पर्स उठाकर सौम्या बाहर गेट की तरफ चल दी। चलते चलते सौम्या ने देखा तो उसके फ़ोन पर बच्चों के हॉस्टल से मैसेज था कि 15 दिन को हॉस्टल बंद हो रहे हैं। सो उसने निकलते ही हिमांशु को फ़ोन किया। हिमांशु, अरे आज तुम्हारा इस टाइम कॉल, सब ठीक तो है ना? सौम्या, हाँ, बच्चों के हॉस्टल 15 दिन को बंद हो रहे हैं, सो मैं उनको लेने कुछ देर बाद निकलूँगी। तुम भी देख लो, अगर आ सको तो छुट्टी लेकर। तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? तुमने कहा और मैं भागता हुआ आ जाऊँ? इतना वेला नहीं बैठा हूँ मैं, समझ आई? पूरे एक ब्रांच की जिम्मेदारी मुझ पर है। हिमांशु गुस्से में भड़कते हुए बोला। सौम्या, अरे नहीं आना तो मत आओ, भड़क क्यों रहे हो? हिमांशु, सॉरी सौमी। इससे ज़्यादा बोल पाता सौम्या फ़ोन रख चुकी थी। उसे हिमांशु से बात करने का मन भी नहीं था। दूसरे वो घर भी पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ गुरुग्राम में, साहब, हम सौम्या बिटिया को संडे तक कहकर आए थे। कल संडे है तो क्या हम कल चले जाएं क्या? गिरधारी काका ने डरते डरते सुवन से पूछा। सुवन ने सिगरेट मुंह में दबाए उसे हाथ से पास आने का इशारा किया। जैसे ही वो टेबल के पास आया, उसके सामने नोटों का बंडल रख दिया और बोला, आगे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती रहेगी हमें। वो अब तुम्हें देखना ही है कि तुम कैसे मैनेज करोगे। बस गलती मत करना कभी भी मुंह खोलने की आगे। तुम समझदार हो। गिरधारी ने कांपते हाथों से पैसे उठाए, हाँ में सिर हिलाया और माथे पर आया पसीना अंगोछे से साफ करता हुआ गेट से बाहर निकल गया। शाम होने को थी, सो सौम्या बच्चों को लेने हॉस्टल पहुंची। उसने पहले ही वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया था, सो दोनों बच्चे अपने कुछ सामान के साथ वहां बैठे उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी देखी, दोनों भागकर पार्किंग एरिया में आ गए और उसे देखते ही उनके साथ लिपट गए। सौम्या, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं वार्डन के पास साइन करके आती हूँ, कहकर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने वार्डन से दोबारा सारी जानकारी ली, क्योंकि उसके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन था उसके लिए उसे स्कूल में समय देना ज़रूरी था और ऐसे में वो बच्चों को अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती थी। वार्डन ने अपनी मजबूरी दिखाई तो वो थोड़ी सी अपसेट होकर उनको लेकर घर की तरफ चल दी। सौम्या का बेटा तच 12 साल का था, जो कि 6th क्लास में था, और उसकी बेटी अनु 13 साल की थी, जो कि 7th क्लास में थी। अनु, मॉम आप परेशान मत हो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सौम्या, बेटा मैं आपके आने से कभी डिस्टर्ब नहीं होती, पर मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, बस उसी की टेंशन है और कुछ नहीं। घर पहुंचकर जैसे ही उसने अंदर गार्डन में काका को बैठे देखा, उसकी जान में जान आई। अब वो निश्चिंत होकर स्कूल के टाइम दे सकती थी। अंदर जाते ही काका सौम्या से बोले, बिटिया ये हमारे कुछ पैसे रख लो, हम तुमसे जब बैंक जाएंगे तब ले लेंगे। सौम्या, पर काका तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सवाल सुनकर गिरधारी काका थोड़ा सा सकपका गए और हकलाते हुए बोले, ज़मीन गिरवी रख कर आए हैं, पता नहीं फौजी के लिए कब ज़रूरत पड़ जाए। सौम्या ने पैसे लिए और अलमारी में रख दिए। 15 दिन बच्चों के साथ स्कूल में और एनुअल फंक्शन की तैयारी में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बच्चों के वापस हॉस्टल छोड़कर आने के बाद शाम में सौम्या ने व्हाट्सएप खोला। उसमें करीब 3000 मैसेज थे। उसने नीचे से ऊपर स्क्रॉल करना शुरू किया तो एक अननोन नंबर पर जाकर उसकी उंगली जाकर रुक गई। उसके आगे 1450 मैसेज थे। उत्सुकता बस उसने उसे खोला तो देखकर चौंक गई। उस बंदे ने उसे रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट रोज़ भेजा हुआ था। सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद सौम्या ने मैसेज किया, हु आर यू। उधर से मैसेज सीन हो गया पर रिप्लाई नहीं आया। बहुत देर तक वेट करने के बाद सौम्या ने फ़ोन रखा और काम में लग गई। उसके बाद रोज़ मैसेज आते पर सौम्या उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देती। धीरे धीरे एनुअल फंक्शन का भी दिन आ गया। सौम्या ने पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसे सलीके से पिन किया हुआ था। डीप नेक स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज साड़ी की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। लंबे खुले बालों को क्लच करके खुला छोड़ा था। चेहरे पर दोनों तरफ 2 लटें झूल रही थी। आंखों में लाइनर, मस्कारा, होठों पर लिपस्टिक,
माथे पर ब्लैक पिंक बिंदी, एक हाथ में गोल्ड ब्रेसलेट और दूसरे में वॉच, जो भी उसे देख रहा था दिल की वीणा बजा रहा था। चीफ गेस्ट के आते ही सौम्या ने काफ़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। स्कूल के चीफ गेस्ट सुवन प्रताप शर्मा थे, जिनको वेलकम सौम्या द्वारा किया गया था। स्टेज की कमान सौम्या के हाथ में थी, सो हर प्रोग्राम के बाद जब भी वो स्टेज की तरफ देखती, सुवन को अपनी तरफ देखता पाती। बस झेप कर स्माइल करके दूसरी तरफ देखने लगती। फंक्शन ख़त्म होते ही सुवन को प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। सौम्या घर को निकल गई। शाम को जब सौम्या फ़ोन लेकर बैठी तो उसी अननोन नंबर से उसके पास 50 मैसेज थे। उसने खोल कर देखे तो उसमें उसकी फंक्शन वाली पिक्स भी थी, जिसके नीचे कमेंट किया हुआ था, आप पर ये कलर बहुत सूट करता है, आप पिंक साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। इतना पढ़ते ही सौम्या के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उस पिंक में वो खुद को भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने उसे उठाकर अपनी डीपी बना दिया। फिर उसने मैसेज करके थैंक्स कहा और पूछा, आप कौन हैं और आप उस फंक्शन में क्या कर रहे थे, आपने अपनी डीपी क्यों नहीं लगा रखी है। कुछ देर के बाद इंतज़ार के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो सौम्या ने फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर के बाद उसके फ़ोन बजने लगा। हिमांशु को फ़ोन था। उठाते ही बोला, यार सौमी, तुम्हारी डीपी तो गजब की लग रही है, उसे हटा दो वरना नज़र लग जाएगी। तुम इतनी खूबसूरत कब से हो गई सौम्या, जब से तुम गए हो तब से, इतना कहकर सौम्या हंसती। हिमांशु, अभी तो मैं गया था तकरीबन 5 महीने पहले, तब तो तुम ऐसी ना थी। 5 महीने में ये चेंज देखना पड़ेगा, पता नहीं था। सौम्या, देख लेना अगले 5 महीने बाद आकर। हिमांशु समझ चुका था कि ये उसके लिए ताना है, तो उसने बच्चों को और काका का पूछकर फ़ोन रख दिया। सौम्या ने जैसे ही व्हाट्सएप खोला, उसकी उंगलियां सीधा उसी नंबर पर गई। वहाँ डीपी लगी हुई थी। जैसे ही उसने डीपी देखी, सौम्या एकदम चौंक गई। उसका सर घूम गया और वह कुर्सी पर बैठ गई। डीपी सुमन प्रताप शर्मा की थी, जो आज स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। उसके सामने आज स्कूल में वो सारा इंसिडेंट घूम गया, जैसे उनका उसे देखकर मुस्कुराना, बार बार उसको देखना आदि। ओके, तो ये वही बंदा था जो रोज़ मुझे स्टॉक कर रहा था, पर क्यों, यही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि व्हाट्सएप खोलने की। उसने फ़ोन साइड पर रखा और चुपचाप बैठकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। काका ने चाय लाकर रखी और बोले, बिटिया क्या सोचती रहती हो तुम ऐसे अकेले बैठी। सौम्या, कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही, कहकर वो चाय पीने लगी। रात को बच्चों से बात करके उसने व्हाट्सएप खोला। सोच रखा था कि उस नंबर को वो नहीं खोलेगी, ना ही उसकी किसी भी बात का जवाब देगी, पर जो सवाल खुद के दिमाग में चल रहे थे उनका क्या, उनके भी तो जवाब चाहिए थे। यही सोचकर उसने सुवन का नंबर खोला। वो उस वक्त ऑनलाइन ही था। सौम्या की बत्ती जलते ही उसका मैसेज आया, सुवन, हेलो सौम्या जी। सौम्या, हेलो सर। सुवन, मैं जानता था आप कभी ना कभी मेरे मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगी या मैसेज ज़रूर करेंगी। सौम्या, ओह ओके सर, पर आपको मेरे ही मैसेज का वेट क्यों था। सुवन, सौम्या जी, मैं आपसे बाद में बात करूं, अभी मेरी एक अर्जेंट ऑनलाइन मीटिंग है, सो सी यू लेटर, कहकर उसने व्हाट्सएप बंद कर दिया। इस टाइम मीटिंग, कहकर सौम्या ने घड़ी देखी, 10 बज रहे थे। सो सौम्या लेट गई और खुद ही अपने ख्यालों में अपने जवाब ढूंढने लगी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह रोज़ की तरह रेडी होकर सौम्या स्कूल को निकल गई। स्कूल पहुंचते ही उसने फ़ोन खोला तो उसमें उसे सुवन का गुड मॉर्निंग नज़र आया। इसका रिप्लाई उससे गुड मॉर्निंग में दे दिया और फिर अपने काम में लग गई। पर दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि वो सुवन से पूरी बात कब करे, क्योंकि उसे बहुत कुछ जानना था जो उससे छुपा था। उसने इस बारे में रितिका से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो पहले खुद किसी नतीजे तक पहुंच जाना चाहती थी। लंच ब्रेक में प्रिंसिपल सर उसे बुलाया। उन्होंने मिलते ही सौम्या से उसके काम की बहुत तारीफ़ की और कहा जितने अच्छे से उसने हैंडल किया और कोई नहीं कर सकता था। सौम्या, थैंक यू सर, पर मैं आपसे एक बात जान सकती हूँ, अगर आप बुरा ना माने। प्रिंसिपल, ज़रूर सौम्या, क्यों नहीं। सौम्या, सर ये जो हमारे चीफ गेस्ट सुमन प्रताप शर्मा जी थे वो कौन है। प्रिंसिपल, ये हमारे स्कूल के चैरिटी राम प्रसाद शर्मा जी के बेटे हैं। एक तरफ से ये स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं। 60% के करीब फंडिंग इन्हीं के तरफ से की जाती है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। सौम्या, नो सर, वैसे ही पूछा, थैंक्स बोलकर सौम्या वापस ऑफिस अपने डिपार्टमेंट में चली गई। घर पहुंचते ही लंच करके शाम में अपना फ़ोन लेकर बैठ गई। पहले तो उसे सारे मैसेज पढ़े, फिर हिमांशु को मैसेज किया। सौम्या, हिमांशु,
मुझे आपसे बात करनी है, क्या फ्री हो? हिमांशु, फ्री तो नहीं हूँ, फिर भी तुम कहो क्या कहना है? सौम्या, घर कब आ सकते हो? हिमांशु, फिलहाल तो अभी 2 महीने तक और छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि वो लोड बहुत ज़्यादा है। सौम्या, ओके। सौम्या ने उसके बाद सुवन के प्रोफाइल पर क्लिक किया। उसके 5 मैसेज थे। सबको पढ़ने के बाद सौम्या ने हेलो भेजा। सुवन, हाँ जी सौम्या जी कहिए, आप क्या कहना चाह रही थी? सॉरी, कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसी के चलते मैं कल आपसे बात नहीं कर पाया। होप आप बुरा नहीं मानी होंगी। सौम्या, इट्स ओके सुवन जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आप मुझे कैसे जानते हैं? सुवन, सौम्या जी बता दूंगा, पर आई थिंक आपने ये सवाल बहुत जल्द पूछ लिया। और बताइए कैसी हैं आप? सौम्या झेपती हुए, मैं ठीक हूँ सर। सुवन, गुड, चलिए अभी आप रेस्ट कीजिए, हम फिर बात करेंगे, कहकर सुवन ऑफलाइन चला गया। पता नहीं खुद को क्या समझता है, इतने भाव खा रहा है जैसे कितना बिजी हो। एक बात का जवाब पूछा है वो भी ढंग से नहीं दे सकता है। खुद में बड़बड़ाते हुए सौम्या ने फ़ोन बेड पर फेंका और अपने काम में लग गई। उधर सुवन के ऑफिस में विश्व सुवन से, सुवन तुम्हें नहीं लगता तुम इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो? जो वो पूछ रही है उसे सीधा सीधा बता क्यों नहीं देते? नहीं सुवन, विशु, अगर मैं उसे सब सच बता दूंगा तो शायद वो कभी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो। मैंने पूरे 15 साल उसका इंतज़ार किया, वो कुछ दिन का इंतज़ार नहीं कर सकती? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, ये तू भी जानता है, पर अब जब वो सामने है तो मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगा, कहकर सुमन लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। विश्व, पता नहीं तेरे दिमाग में हर टाइम क्या चलता रहता है। सुमन, किससे बोला ये पिस्सू? तुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चलता है? एक तू ही तो है जो सब जानता है, फिर भी ये बोल रहा है। विश्व ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और बोला, सच में तू पागल है, तुझसे बड़ा पागल इस दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा और ना ही कभी देखेगा। इतना कहकर सुमन हंस दिया और अपना काम करने लगा। सौम्या हिमांशु के व्यवहार से थोड़ी सी अपसेट थी। दूसरी तरफ उसके दिमाग में सुमन को लेकर भी टेंशन बनी थी। वो चाहकर भी दोनों को दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। रात से सुबह हो गई पर वो बैठी सोचती रही। रात भर जागने से सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने प्रिंसिपल को मैसेज करके मेडिकल लीव कह दी और खुद काका को चाय बनाने को कहकर बेड पर पिलो लगाकर आधी सी बैठ गई। दिमाग में आया कि हिमांशु को बता दूं, पर दिल ने कहा जब उसे परवाह नहीं तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं। सो हाथ में उठाया हुआ फ़ोन वापस साइड टेबल, आंखें बंद करके सर बेड के पीछे टिका दिया और आंखें बंद कर ली और अपने अतीत को खंगोलने लगी। कितनी खुश थी वो जब ग्रेजुएट होकर कॉलेज से निकली थी। 2 बहनें और 2 भाई में से सबसे बड़ी सौम्या पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएट होने के बाद पापा ने पूछा था, सौम्या बेटा आगे क्या करना है? सौम्या, पापा मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर मैं अकाउंट्स में MBA करना चाहूँगी। पापा, जो भी करना चाहो कर लो, पर अगर इसके बीच मुझे अच्छा लड़का मिल गया तो मैं तुम्हारी शादी का भी सोचूंगा। सौम्या, नहीं पापा अभी नहीं, 3 साल बाद प्लीज़, पहले मैं थोड़ी सेटल हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, तब कहकर पापा से लाड़ लड़ाते हुए गले में झूल गई। सौम्या के पापा रवि राज बिल्डर थे। उनका अपना अच्छा बिजनेस था और माँ कृष्णा हाउसवाइफ थी। उन दोनों का मेन मोटो बच्चों को पढ़ाना और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना था। इसके लिए कृष्णा जी ने भी हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सौम्या के चार्टर्ड अकाउंटेंट का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था, सो उसने शहर के जाने माने MBA के कॉलेज सवाई मान सिंह में एडमिशन ले लिया। कॉलेज शहर से थोड़ा दूर था, यहाँ सिर्फ 2 ही बस जाती थी और एक बस के मिस होने पर घंटों वेटिंग के बाद अगली बस मिलती थी। जैसे तैसे सौम्या ने कॉलेज जाना शुरू किया। सुबह जल्दी निकलती और रात देर वापस घर आती। दोनों बसों का स्टाफ उसकी खुश मिजाजी से उसे पहचानने लगे थे। वो 2 घंटे के सफ़र में बस में भी बैठी पढ़ती रहती थी और अपने कॉलेज और अकाउंट्स में काफ़ी अच्छी होने से वो कॉलेज में भी सब प्रोफेसर में फेमस हो गई। कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसके बाकी साथी भी उसके पास ही आ जाते थे, जिसे वो आसानी से सॉल्व कर लेती थी। MBA का पहला 7 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। दूसरे साल में प्रवेश करते ही सौम्या रवि राज से बोली, पापा मुझे कॉलेज जाने के लिए स्कूटी दिला दीजिए, क्योंकि वहाँ से बस बहुत देर में आती है और हमें कम से कम 2 घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। रविराज, सौम्या
तुम स्कूटी की जगह गाड़ी सीखो, सेफ रहेगा। तुम पूरा इसको बिगाड़ कर ही दम लोगे, कृष्णा जी गुस्से में बोली। रवि जी, नहीं कृष्णा जी, हम चाहते हैं कभी भी इसे ये ना लगे कि ज़िंदगी में जो ये करना चाहती थी हमने इसे करने नहीं दिया। अगले दिन रविराज ने एक कार लर्निंग सेंटर वालों से मिलकर सौम्या को गाड़ी सिखाने के लिए कह दिया। थोड़े दिन में वो ट्रेंड हो गई। रविराज ने उसे एक पुरानी कार दिला दी। धीरे धीरे करके उसने कॉलेज गाड़ी से जाना शुरू किया। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे, जिस कारण अंधेरा भी जल्दी होने लगा था। सौम्या का आज एग्ज़ाम था। वो कॉलेज से निकलने में लेट हो गई। घड़ी देखी 7 बज चुके थे। आज से पहले सौम्या ने कभी भी अंधेरे में गाड़ी नहीं चलाई थी। इसी घबराहट में वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल ली। जैसे ही मेन रोड पर पहुंची, वहाँ एक गाड़ी रोड के आधी बीच में आधी साइड होकर खड़ी थी। सौम्या अंधेरे में गाड़ी देख न सकी। धड़ाम से उसने गाड़ी जाकर उस खड़ी गाड़ी में मारी। सौम्या ने जैसे ही गाड़ी से मुंह निकालकर बाहर सड़क पर देखा, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। उसकी धड़कन आपे से बाहर थी। सर्दी के मौसम भी वो पसीने से भीग चुकी थी। सड़क पर गाड़ी से थोड़ी दूर तक 6 फीट का लड़का उल्टा पड़ा हुआ था। पास ही उसका टूटा हुआ फ़ोन और आधी जली सी सिगरेट पड़ी हुई थी। उसने गाड़ी वहीं रोकी और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई सड़क के बीच पड़े उस लड़के के पास पहुंची। उसकी गाड़ी की हेडलाइट उस लड़के पर पड़ रही थी। कोई 27-28 साल का युवक था। उसके पैर से खून निकल रहा था। शायद हड्डी टूट चुकी थी, जिस कारण पैर लटक गया था और सड़क पर गिरने से उसके सर पर भी चोट लग गई थी। पूरा मुंह खून में सना हुआ था। सर की चोट के कारण वो बेहोश था। दिखने में अच्छे घर का लग रहा था। ब्लू डेनिम के साथ उसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। पैरों में रिबॉक के शूज़ थे। हाथ में महंगी घड़ी और हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट, जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। उसकी हालत देखकर सौम्या घबरा गई। एक तो अंधेरा, दूसरा उस रोड पर गाड़ियों का आवागमन कम, तीसरा उसकी ऐसी हालत, सौम्या उसे वहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। खुद की कसम में सौम्या ने अपनी गाड़ी उस लड़के के बगल में लाकर खड़ी की। उस लड़के को जैसे तैसे हिम्मत करके उसने सहारा दिया और गाड़ी में पिछली सीट पर लगभग फेंक सा दिया। उसके पैर की हड्डी टूटने से शायद उसे बहुत दर्द था और वो बेहोशी की हालत में भी दर्द से चीख उठा। सौम्या ने गाड़ी स्टार्ट की और पास ही के बड़े हॉस्पिटल एशियन में ले जाकर गाड़ी इमरजेंसी के सामने खड़ी की और भागती हुई अंदर जाकर डॉक्टर से बोली, सर, मेरी गाड़ी में एक लड़का है, उसे बहुत चोट लगी है। डॉक्टर वार्ड बॉय के साथ जाकर उसे इमरजेंसी में ले आए, पर उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने पुलिस केस बताकर उसका इलाज करने से मना किया। सौम्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने डॉक्टर से कहा, सर, ये कोई हिट एंड रन का केस नहीं है। मेरे दोस्त हैं, सड़क पर फिसल गया, वहाँ कोई और नहीं था, तो मुझे इसे अपनी गाड़ी में लेकर आना पड़ा। वरना आप ही सोचिए, कहाँ ये 6 फीट का हट्टा कट्टा और कहाँ मैं कमज़ोर सी, मैं इसे अपनी गाड़ी में कैसे डाल पाती। ये खुद ही मेरी गाड़ी में लेटा। रास्ते में शायद ज़्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो गया। जब ये होश में आएगा खुद से पूछ लीजिएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ, पर आप कम से कम इनका इलाज तो शुरू कीजिए। सौम्या को पता था कि वो झूठ बोल रही है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर ज़्यादा देर करती तो उस लड़के की हालत और ख़राब हो जाती। डॉक्टर ने भी उसकी बात इस शर्त पर मानी कि जब तक उसे होश नहीं आएगा तब तक सौम्या घर नहीं जाएगी। सौम्या के हाँ कहते ही उसका इलाज शुरू कर दिया। सौम्या वहीं इमरजेंसी के बाहर बैठ गई। उसने घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि उसकी फ्रेंड सीढ़ियों से गिर गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जा रही है, आने में थोड़ी लेट हो जाएगी, जिससे घर वाले परेशान ना हो। 2 घंटे बाद जैसे ही उस लड़के को होश आया, डॉक्टरों ने उसे अंदर बुलाया। अंदर जाते ही उसकी हालत देखकर सौम्या की चीख निकल गई। युवक के चेहरे पर पट्टी थी, सिर्फ आंखें ही दिख रही थी, वो भी सूजन के कारण बंद हो रखी थी। अरे, आप डर क्यों गई? डॉक्टर ने सौम्या से कहा। सौम्या, सर पर इनकी ये हालत और इसके मुंह पर ये इतनी सारी पट्टियाँ क्यों बांधी हुई है, और इसकी आंखें, कहकर सौम्या चुप हो गई। डॉक्टर, असल में इनकी फेस में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए हैं, जिस कारण इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। उसे कंट्रोल करने के लिए हमें पट्टी बांधनी पड़ी। एक्सीडेंट में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस कारण इसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो गया है। सौम्या, तो सर आप ब्लड चढ़ा दीजिए। डॉक्टर, हाँ, इनका ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं अरेंज करने की। हमें जैसे भी कहीं से भी इसका ब्लड ग्रुप मिलता है तो हम चढ़ाते हैं, तभी हम इनकी सर्जरी भी करेंगे। आप तब तक इनके घर से किसी को बुला लें। सौम्या ने डॉक्टर की बात अनसुनी करते हुए उससे पूछा, सर, इनका ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर ने सिस्टर की तरफ देखा। सिस्टर, सर AB है।
सौम्या, ग्रेट सर, मेरा भी AB है, आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं। डॉक्टर ने सिस्टर को इशारा किया और सौम्या का 2 यूनिट ब्लड ले लिया गया। सिस्टर, थैंक यू, फिलहाल इससे काम चल सकता है, इससे इसकी हालत कुछ स्टेबल हो जाएगी, परंतु हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो अभी और अरेंज करना पड़ेगा। सौम्या ने वहाँ के रिसेप्शन पर रखे रजिस्टर में अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर घर चली आई। उसके दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था। घर आकर उसने रविराज को सब सच सच बता दिया, जिसके बाद उसको डांट भी खानी पड़ी कि अंधेरे में उसे किसी की मदद के लिए ऐसा नहीं रुकना चाहिए था। उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। उसने रवि को सॉरी बोला, अपने रूम में चली गई। अगले दिन से उसके एग्ज़ाम शुरू थे। उसकी गाड़ी सर्विस स्टेशन ठीक होने को दे गई थी, सो उसे कॉलेज बस से आना जाना करना पड़ रहा था, जिस कारण वो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल न जा पाई। एग्ज़ाम ख़त्म होती वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि उस पेशेंट को उसके फैमिली वालों ने कहीं और शिफ्ट करवा लिया है। कहाँ, ये रिसेप्शनिस्ट को भी नहीं पता था। सौम्या की गाड़ी ठीक होकर आई तो रविराज ने उसे बुलाकर उसके अपने पास बैठाया और ब्रेसलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, सौम्या ये क्या है? सौम्या, अरे पापा, ये उसी लड़के का है जिसे उस दिन मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था, पर अब उसे कैसे दूंगी, वो तो वहाँ से चला गया है। सौम्या उदास होकर बोली, बात आई गई होगी। सौम्या की MBA ख़त्म हो गई थी। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली। सैलरी अच्छी थी और उसे अपने काम में इंटरेस्ट भी आ रहा था। कुछ दिन बाद उसके लिए उसके चाचा जी हिमांशु का रिश्ता लेकर आए। घर अच्छा था, इकलौता लड़का, और वो भी बैंक में अभी अभी जॉब पर लगा ही था। उसके पापा भी बैंक मैनेजर से रिटायर हुए थे। सब कुछ अच्छा देखकर सौम्या की शादी कर दी गई। शादी के बाद सौम्या दिल्ली आ गई। शुरुआती साल तो सब बहुत अच्छा चला। उसके बाद उसकी सासू माँ ने बीमार होने का बहाना करके उस पर नौकरी छोड़ने का प्रेशर बनाना शुरू किया, जिसमें हिमांशु ने भी उनका साथ दिया कि वह अच्छा कमा लेता है, तो इसलिए उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। सौम्या की लाख दलीलों के बाद भी उसे नौकरी करनी नहीं दी गई। अब वो घर में एक बंदी थी जिस पर 24 घंटे उसकी सासू माँ की नज़र थी। धीरे धीरे वक्त चलता गया और उनके 2 बच्चे भी हो गए और बड़े भी। सासू माँ और ससुर जी रोड एक्सीडेंट में दुनिया से विदा कर गए। अब रह गई सौम्या, हिमांशु, बच्चे और गिरधारी काका। सौम्या अपने डिप्रेशन के चलते खुद में ही परेशान रहने लगी। हिमांशु के आते ही घर में चिल्म-चिल्ली शुरू हो जाती। किसी को भी सौम्या की हालत का एहसास नहीं था। हिमांशु ने उसे समझने की जगह बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया और रोज़ के झगड़े से बचने को अपनी ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्टेट करने की अर्जी दे दी। जल्दी ही उसने बेंगलुरु की पोस्टिंग मिल गई और उसने सौम्या को सिर्फ अपनी मजबूरी बताई, ये नहीं कहा कि ये ट्रांसफ़र उसने खुद कर ली है। सौम्या ने भी गुस्से में उसे नहीं रोका। उसके जाने के बाद घर में रह रहे गए सिर्फ काका और सौम्या। अरे बिटिया, चाय कितनी बार ला कर दूँ? तुमको 3 बार ले आया हूँ। काका की आवाज़ से सौम्या वापस वर्तमान में आई। काका, आंख लग गई थी। सौम्या ने कहा, कोई बात नहीं बिटिया, हम दोबारा ले आते हैं, कहकर वो चाय उठाकर ले गया। सौम्या ने फ़ोन उठाया, रितिका को कॉल मिलाया। वो स्कूल में थी। उसे जाते हुए घर से होते हुए जाने को कहा। जैसे व्हाट्सएप पर गई, सुवन का मैसेज था। सुवन, हाय सौम्या जी, कैसी हैं? सौम्या जैसे कुछ मन ही मन प्लान कर चुकी थी, जवाब दिया, मैं बढ़िया, आप बताओ। बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों की बातें सुबह जागने से लेकर रात सोने तक बातें होने लगी। दोनों अपनी हर छोटी बात शेयर करने लगी। जो सौम्या बोलना भूल चुकी थी, वो अब सुवन से खुलने लगी थी। सुवन घंटों सौम्या का सुनता रहता था। सौम्या भी हर दिन की सारी बकबक उसके पास कर लेती थी। एक दिन रात सौम्या सुवन से बात कर रहे थे। 12 बजने वाले थे। सुवन ने सौम्या को सोने को कहा। सौम्या बोली, आज मेरी स्लीपिंग पिल्स ख़त्म हो चुकी है और उनके बिन मुझे नींद नहीं आएगी। सुवन, पिल्स लेने की वजह? सौम्या, सिंपल जी, नींद ना आना। सुवन, वही तो, क्यों नहीं आती है ये भी तो बता दो। सौम्या, नहीं पता। दोनों के दिलों में कुछ केयर और फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, पर छुपाना बेटर था। बताने से दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सौम्या और सुमन के बीच एक दोस्ती का रिश्ता पनपने लगा था, जिसमें दोनों को एक दूसरे की फिक्र थी। दोनों ज़्यादा टाइम एक दूसरे से चैट्स करते हुए निकलते थे, पर दोनों में से किसी ने भी कभी मिलने की ख्वाहिश नहीं की थी। इन दोनों को बात करते हुए 3 महीने हो चुके थे। इस बीच सबसे बड़ा बदलाव सौम्या में आया था। उसने खुद का ध्यान रखना शुरू कर दिया था और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल सारा दिन उसके फेस पर रहती थी, क्योंकि वो जब जब व्हाट्सएप खोलती तब तब उसे सुवन का कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता जिसे ना चाहते हुए भी उसके मुंह पर स्माइल आ ही जाती।
अब उसकी सारी दुनिया ही फ़ोन में रहने लगी थी। स्कूल में जब भी जितना भी टाइम मिलता वो उसी में गुजारती। वो कहते हैं ना, जब 24/7 का किसी के साथ आपका साथ हो जाए तो वो हक बन जाता है। यही सौम्या और सुमन के साथ भी हो गया। दोनों ही एक दूसरे पर ज़रूरत से ज़्यादा हक दिखाने लगे थे। ये जायज़ भी था क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। दोनों व्हाट्सएप से निकलकर अब एक दूसरे के फ़ोन फ्रेंड बन चुके थे। सौम्या की मात्र हेलो बोलने से ही सुमन उसके दिमाग को पढ़ लेता था। जो बातें पहले व्हाट्सएप पर होती थी अब वो वहाँ से निकलकर कॉल पर होने लगी थी। एक दिन सौम्या को बहुत ज़्यादा सर दर्द था, उसे फीवर भी था, सो वो बेहोशी की हालत में बेड पर से उठ ही नहीं पाई। पूरा दिन बीत गया, ना ही व्हाट्सएप पर आई थी ना ही कॉल पर। हिमांशु ने गिरधारी काका से पूछकर उसका ख्याल रखने को कहकर अपनी जिम्मेदारी से इत्श्री कर लिया, पर उधर से सुमन उसे बार बार कॉल कर रहा था। फ़ोन म्यूट होने के कारण उसका फ़ोन ना तो सौम्या उठा पाई ना ही मैसेज का जवाब दे पाई। सुबह से शाम हो गई, सुमन बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। अनहोनी की शंका से उसका दिल बैठा जा रहा था। आखिरकार जब सुमन से नहीं रहा गया तो उसने गिरधारी काका को फ़ोन मिलाया। उसका नंबर देखकर गिरधारी के हाथ काँप गए। उसे काँपते हाथों से फ़ोन उठाया और बोला, जी साहब। सुमन, गिरधारी, सौम्या कहाँ है? वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? वो ठीक तो है? गिरधारी, नहीं साहब, सौम्या बिटिया को बहुत तेज़ बुखार है और वो सुबह से उठी नहीं है। सुमन, साले बुड्ढे, तू मुझे अब बता रहा है कि सौम्या की तबीयत खराब है? सुबह से तू मर गया था क्या? सुमन गुस्से से चिल्लाया। सामने बैठे विश्व ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। 2 मिनट चुप रहकर सुमन बोला, मेरी बात करा सौम्या से अभी? काका, नहीं साहब, वो अभी अभी सोई है। सुमन ने गुस्से में आकर फ़ोन पटक दिया और विश्व से बोला, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। विश्व, पर तू इस वक्त कहाँ जा रहा है? सुमन, तूने सुना नहीं? सौम्या की तबीयत बहुत ख़राब है। तभी मैं सोच रहा था मुझे सुबह से बेचैनी क्यों हो रही है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, कहकर उसने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गया। बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए वो सौम्या के घर के नीचे पहुँचा। गाड़ी पोर्च में लगाकर सीधे दरवाजे की घंटी बजा दी। गिरधारी काका दरवाज़ा खोलते ही उनको हाथ से एक और धकेलते हुए भागते हुए ऊपर पहुँचा। सौम्या के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही दरवाजे पर खड़े सुमन ने बड़ी हिम्मत करके धीरे से बोला, सौम्या। सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे पीछे गिरधारी काका भी वहाँ तक चले आए। उन्होंने अंदर आकर कमरे की लाइट जला दी। सुमन उसके पास पहुँचा। उसके माथे पर हाथ लगाकर देखा, उसका माथा भट्टी से जैसा तप रहा था। सुमन, थर्मामीटर ला जल्दी। गिरधारी काका ने डिब्बे से निकाल कर धोकर उसे दे दिया। सौम्या को 104 बुखार था और वो बुखार में ठंड से काँप रही थी। सुमन ने गिरधारी काका को इशारा किया, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। सुमन उसके सर के पास बैठा और आंखें बंद कर ली और बोला, तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? सौम्या, कम से कम एक बार बताती तो सही। कुछ करता हूँ, क्या करूँ खुद से कहकर उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। सौम्या की वहीं रखी दवाइयाँ डिस्कस की। दवाइयाँ ठीक थी। डॉक्टर ने बताया कि वायरल की वजह से इसे बुखार है, कल सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर को थैंक्स कहकर उसने विश्व को फ़ोन करके कहा कि वो रात को घर नहीं आएगा। विश्व, पागल मत बन, चुपचाप घर आ जा। अगर किसी को पता चला कि तू रात भर वहाँ था तो बेकार में सौम्या के घर में भी टेंशन होगी और तेरे घर में भी। समझा या नहीं? मैं तुझे बहुत बार समझा चुका हूँ कि अपने इस पागलपन को अपने और सौम्या के परिवार से दूर रख और चुपचाप घर आ जा। सुमन भर्राई आवाज़ में, तू समझ नहीं रहा विश्व, सौम्या की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको 104 बुखार है। उसे ऐसे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं आ पाऊँगा और तू 100 बार कहेगा मैं तब भी नहीं आऊँगा, कहकर उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया और वहीं सौम्या के पास बैठा उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगा। विश्व कॉल करता रहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार विश्व ने गिरधारी काका को फ़ोन करके कहा कि जब तक मैं नहीं पहुंचता हूं तब तक तुम सब वहां संभाल लेना। ठीक है साहब, कहकर गिरधारी काका किचन में जाकर चाय बनाने लगे। विश्व ने वहां पहुंचते ही सौम्या को बुखार में तपते देखा और वहीं कुर्सी लेकर कमरे में बैठ गया। विश्व, तू क्यों आया? मैंने मना किया था। विश्व, क्योंकि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, ये तू भी जानता है। सुमन, जानता हूँ, पर भरोसा रख, मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल करना आता है। तू जानता है सौम्या मेरे लिए क्या है, पर मैं कभी भी इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, कहकर वो फिर से पट्टियाँ रखने लगा। विश्व थोड़ी देर बाद बाहर जाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। काका ने उसे चाय दे दी। सुमन ने भी जब देखा कि सौम्या का बुखार थोड़ा कम हुआ तो उसने भी पट्टियाँ छोड़कर वहीं कुर्सी पर सर पीछे टिकाकर लेट गया और उसकी आंख लग गई। रात को बार बार उठकर उसने सौम्या को देखा। सुबह 6 बजे सौम्या की नींद खुली। उसने
अपने पास सुवन को देखा जो कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर सो रहा था। सौम्या का रंग डर के मारे पीला पड़ गया, उसके होश पाख्ता हो गए। उसने घबराकर अपना हाथ एकदम से खींचा, उसके हाथ के निकलते ही सुवन की नींद खुल गई। सुवन, सौम्या तुम ठीक तो हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आपको मेरे घर का पता किसने बताया? सौम्या ने दबी सी आवाज़ में पूछा। सुवन, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब थी तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? सौम्या थोड़ा सा ऊपर होकर बैठ गई और बोली, आप यहाँ से चले जाओ। अगर हिमांशु को पता चल गया कि आप यहाँ थे तो बेकार का क्लेश हो जाएगा। सुवन, चला जाऊँगा, पर पहले तुम ठीक हो जाओ। सौम्या, मैं ठीक हूँ सुवन जी। जैसे ही सुवन ने उसके माथे पर हाथ रखा, उसकी पलकों से आंसू की बूंदें गिरती हुई उसके गालों पर लुढ़क गई। उसने आंखें बंद कर ली। सुवन वहीं बेड पर बैठ गया और बोला, सौम्या तुम रो रही हो, प्लीज़ इन आंसुओं को बर्बाद मत करो, ये बहुत कीमती है। कहकर उसने उसके आंसू साफ करने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो सौम्या ने उसका हाथ वहीं रोक दिया और बोली, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। इतने में आवाज़ सुनकर विश्व अंदर आया और बोला, कैसी हो आप सौम्या? उसको देखकर सौम्या एकदम घबरा गई, क्योंकि वो पहले कभी विश्व से मिली ही नहीं थी। सुवन, ये मेरा दोस्त विश्व है, रात भर मेरे साथ यहीं था। इतने में गिरधारी काका चाय बनाकर कमरे में ले आए और बोले, बिटिया तुम्हारे फ़ोन पर बार बार इन साहब का फ़ोन आ रहा था, तो मैंने ही फ़ोन उठा करके इनको तुम्हारी तबीयत का बता दिया, और घर का पता भी मैंने ही इनको बताया था। पूरी रात इन्होंने ही तुम्हारे सर पर पट्टी रखकर तुम्हारा बुखार कम किया है। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर घबरा गया था। बड़े साहब को फ़ोन किया, उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने को कहकर फ़ोन रख दिया। चलो अब आप चाय पी लो, फिर मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर तुमको दवाई भी खानी है, कहकर काका रसोई में चले गए। सौम्या ने सर बेड पर टिका दिया, उसकी आंखों से लगातार आंसू की धारा बहने लगी। विश्व ने अपनी चाय का कप उठाया, सुवन को इशारा किया और बाहर चला गया। सुवन, सौम्या ऐसे क्यों रो रही हो? रोने का कारण तो बताओ। सौम्या कोई जवाब नहीं दिया तो सुवन बोला, अच्छे से रोकर पहले दिल हल्का कर लो, फिर बात करते हैं, कहकर सुवन भी अपनी चाय लेकर विश्व के पास बाहर चला गया। जब बहुत देर तक सौम्या कमरे से बाहर नहीं आई तो सुवन और विश्व दोनों अंदर गए। सुवन, सौम्या रो चुकी आप या और रोना है? सौम्या ने मुंह उठाकर सुवन की तरफ देखा, उसका मुंह और आंखें रोने से एकदम लाल हो चुकी थी। सुवन, हे ये क्या हाल बना रखा है, क्या फिर से फीवर हो गया है क्या? कहते हुए उसने जल्दी जल्दी सौम्या के माथे को छूकर फीवर चेक करना शुरू किया। सौम्या, मैं ठीक हूँ सुवन जी, मुझे अभी फीवर नहीं है। सुवन, फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? सौम्या बिना उसकी बात का जवाब दिए बोली, अभी तक गए नहीं? सुवन, नहीं सौम्या, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं जाऊँगा। अरे रहने दो यहीं पर इसको। सौम्या, वहाँ जाते ही फिर थोड़ी देर में यहीं को भागेगा। विश्व की बात सुनकर सौम्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। विश्व और सुवन वहीं चेयर पर बैठ गए। सौम्या थोड़ी सी सकुचा के बोली, आई एम सॉरी सुवन जी, मैंने आपके साथ इतना रूडली बात की। सुवन, कोई बात नहीं, इतना तो तुम्हारा हक था। सौम्या अपने ख्यालों में खोई अपने हाथ के ब्रेसलेट के साथ खेल रही थी। विश्व की नज़र उसके हाथ ब्रेसलेट पर पड़ी। वो बोला, सौम्या जी आपका ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। सौम्या, शुक्रिया विश्व जी, पर ये मेरे पास किसी की अमानत है, देखते हैं कब तक रहती है। विश्व, बुरा ना माने तो जान सकता हूँ किसकी है? सौम्या, मैं खुद नहीं जानती तो आपको क्या बताऊँ, कहकर वो फिर उसके साथ खेलने लगी। विश्व, और अगर जिसकी अमानत है उसने आकर आपसे मांगी तो आप क्या करेंगी, दे दोगी? सौम्या, हाँ जी ज़रूर, अमानत में खयानत थोड़ी ना कर सकती हूँ। और अगर उसने ब्रेसलेट के साथ कुछ और मांग लिया तो, कहकर सुवन चुप हो गया। सौम्या, और क्या मांगेगा, मेरे पास उसे देने के लिए और कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर में काका ने नाश्ता लगा दिया। विश्व और सुवन नाश्ता करके वहाँ से चले गए। सौम्या अपने कमरे में बैठी बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। काका पानी लेकर आए और बोले, बिटिया आप दवाई खा लो, वरना ये जो साहब यहाँ रुके हुए थे मुझे फ़ोन करके फिर डांटेंगे। नहीं डांटेंगे काका, मैं समझा दूंगी, कहकर सौम्या ने दवाई खा ली। कुछ देर के बाद सुवन सौम्या चैट्स पर बात करने लगे। बातों बातों में कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अभी रोज़ का भी हो गया था। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे के निक नेम रख लिए थे। इसको आप दोस्ती से ऊपर का प्यार कह सकते हैं। सुवन सुबी हो गया था और सौम्या सोमी। दोनों की प्यार वाली दोस्ती परवान चढ़ रही थी। एहसास दोनों को था, पर चाहते हुए भी दोनों अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। एक अजीब सा खिंचाव और अपनापन दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे।
एक दिन शाम का समय सौम्या बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। तभी डोरबेल बजी। काका ने दरवाज़ा खोला। सामने सुवन को देखकर चौंक गए। सुवन ने मुस्कुराकर काका की तरफ देखा और बोला, आपकी बिटिया कहाँ है? काका ने हाथ से बालकनी की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ जाकर उसे देखा, सौम्या उसी के व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी। उसने जाकर पीछे से सौम्या की आंखें बंद कर दी और बोला, बताओ कौन? आवाज़ सुनते ही सौम्या घबरा कर उठी। जैसे ही उसे सीधा खड़े होने की कोशिश की, वो अपना संतुलन संभाल ना सकी, एकदम गिरने लगी। सुवन ने उसको हवा में ही संभाल लिया। तब वो सुवन की बाहों में थी। सुवन एक टक सौम्या को देखे जा रहा था। वो बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी। उसके खुले बाल जमीन को छू रहे थे। मोटी मोटी आंखें जो सौम्या ने डर के मारे आंखें बंद की हुई थी, गजब ढा रही थी। सुवन का दिल उसे अपने इतने पास देखकर बड़े जोरों से धड़क रहा था। सौम्या ने जैसे ही धीरे से आंखें खोली, सुवन का मुंह उसके मुंह के पास था। उसकी आंखें देखकर सौम्या वहीं खो गई। सुवन एकदम बोल पड़ा, ये वक्त यहीं थम जाए और हम यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये खड़े रहें। ना तुम कुछ कहो ना मैं कुछ कहूँ, बस तेरी मेरी आंखों को ही बात कहने दो। सुवन के मुंह से शेर सुनते ही सौम्या थोड़ा सा होश में आई और खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। मुझे बचाने के लिए थैंक्स, सौम्या ने शर्म से खुद को समेटते हुए कहा और सुवन को बैठने के लिए हाथ से इशारा किया। खुद बैठते ही अपने बालों को उठाकर जोड़ा बनाने लगी। सुवन, अरे इनको खुला ही रहने दो, ये खुले ज़्यादा अच्छे लगते हैं तुम पर। सौम्या के हाथ वहीं के वहीं रुक गए और उसके बाल दोबारा उसके कंधों पर झूल गए। दोनों चुप बैठे एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। काका चाय रखकर चले गए। तभी सौम्या के फ़ोन से लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। उसने उठाकर खोला तो स्कूल के प्रिंसिपल ग्रुप में एक साथ काफ़ी सारे मैसेज थे। सौम्या ने उसे पढ़ते ही सुवन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो बड़े आराम से हाथ में सिगरेट पकड़े हुए, दूसरे में कप पकड़े चाय का मज़ा ले रहा था और सोचों में डूबा हुआ बस सौम्या को देखे जा रहा था। दोस्तों, हमारे समाज और हमारी भी यही सोच है कि प्यार एक उम्र के दौर तक ही हो सकता है, पर नहीं, मेरा मानना है कि प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है जो किसी भी इंसान के दिल में कभी भी पनप सकती है और उसका दो इंसानों पर क्या प्रभाव होता है वही हम आगे सुनेंगे। क्या आप अगला भाग सुनना चाहेंगे? तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।